So, hello everyone. Here is a lecture for you, and the topic is 1857 revolt. 1857 रिवॉल्ट 1857 की क्रांति, जिसे स्पैमेट्रिटी सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, या फिर कुछ हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी मानते हैं इसको। और 1857 के पहले भी लोकल स्तर पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। यदि हम बात करें कि रिवॉल्ट्स जो हुए, विद्रोह जो हुए, what are the causes of the revolt of 1857? Causes are many. Indians were highly dissatisfied with the working and the attitude of the East India Company officers. Causes are the political causes, economic causes, social causes, religious causes, and immediate causes. If we talk of the political causes, और political causes की हम बात करते हैं, तो political causes में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी was basically in India to trade with, भारत में व्यापार करने आए थे, but due to the weak conditions of Indian rulers, British along with the French powers, और अभी ब्रिटिश भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे, लेकिन लास्ट में दो पावर बच गए थे, ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। दे फॉट फॉर देयर रूल इन इंडिया। और अनंतर क्या है कि ब्रिटिश वाज विक्टोरियस। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी became the administrators or the rulers. Come back. We were talking to the causes of 1857 revolt. Okay. Causes में political है। political causes में ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन का, प्रसार का, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो पॉलिसी था, वो मेजर फैक्टर्स था। जैसे देयर वर टू पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स। One was the subsidiary alliance, and another one was the doctrine of lapse. तो दो political causes में ये हमारा हुआ। political causes में फिर दो हो गया, subsidiary alliance, नेक्स्ट हमारा हो गया doctrine of lapse। doctrine of दोनों में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में टेरिटोरियल एक्सपेंशन की नीति अपनाई थी, और जो भी इंडियन रूलर्स थे उनके टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दिया गया था। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि झांसी,
जिसको रानी लक्ष्मीबाई adopted son was denied successor right. तो रानी लक्ष्मीबाई she fought. Of course, she was killed in the battlefield, but she fought. But apart from the Rani Lakshmibai of Jhansi, सतारा, आप यहाँ देख लीजिए, सतारा, नागपुर, संबलपुर and Udaipur. Also had to meet the same fate. उनके भी टेरिटरी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। नतीजा क्या हुआ कि the annexation of Awadh on grounds of alleged maladministration displaced countries, nobles, officials, and soldiers, creating a hub of discontent in the region. So remember, political cause में दो याद रखिएगा, subsidiary alliance and next one is the doctrine of alliance, जिसके तहत हमारे जो इंडियन रूलर्स के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। Then come to the socio-religious causes. सोशियो-रिलीजियस कॉजेज में खासकर जो चीजें थी, जैसे सती प्रथा, एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, फिर लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज एंड द प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये जो सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, फिर विधवा विवाह को लीगलाइज किया गया और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को भी रोक दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो भी हमारे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स थे हमारे देश के अंदर, उनको लगा कि उनके जो ये प्रैक्टिसेस हैं या उनकी जो धर्म है या सामाजिक व्यवस्था है, उसमें एक इंटरफेरेंस है ब्रिटिशर्स का। फिर ये मानते हैं कि द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1850 allowing converts to Christianity to inherit ancestral property for their elevated religious sentiments। तो जो 1850 का जो हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, उसके तहत क्या था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उनके प्रॉपर्टी को ले लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। फिर नेक्स्ट जो क्या है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो पश्चिमी शिक्षा जो आई, सो कॉल द इंग्लिश एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो भी एक फैक्टर था। The introduction of Western education was viewed as a challenge to the traditional Hindu and Islamic system of learning। तो ये एक फैक्टर्स था जो यहाँ पे है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या था कि जैसे कुछ उनके रेवेन्यू डॉक्ट्रिन्स थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त इसको बोलते हैं। फिर उसी तरीके से आपका महलवाड़ी सिस्टम, उससे से रउतवाड़ी सिस्टम,
ये जो 3 प्रैक्टिसेस थे, ये जो फार्मर्स पर काफी हाई डिमांड रखते थे, whether the common settlement or the Marwari system or the Rajwari system, all these financial doctrines in the days of the East India Company taxed heavily on the Indian farmers. तो उनमें भी असंतोष था, या फिर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन को छीन ली जाती थी। जैसे ये जो मैं 3 डॉक्ट्रिन्स बताया उसके तहत लिए गए थे, जैसे annexation of Indian states, deprived artisans and handicraftsmen of royal patronage. Additionally, British policies prioritized imported goods, keeping Indian industries and living skilled craftsmen jobless. A large number of spies जो सिपाही थे came from peasant families, जो कृषक परिवार से आते थे, उनमें भी ग्रीवेंसेस था और वे भी अंदर से डिससेटिस्फाइड थे। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी फाइनेंशियल डॉक्ट्रिन्स है, the financial doctrines, again to name, permanent settlements of Bengal, Marwari system and Rajwari system. These economic doctrines introduced by the East India Company were for the very high demand of revenue from the Indian farmers, and that's why they were dissatisfied. फिर उसी तरीके से जो भी हमारे जो देसी स्किल्ड फोर्सेस थे, वो भी जो यूरोपियन मार्केट्स में जो चीजें बनती थी उसका कम्पीट नहीं कर पाते थे, उनका भी रोजगार क्राफ्ट्समैन वगैरह था और उसका भी रोजगार मारा गया था। तो इस तरीके से काफी असंतोष था किसानों के बीच में या फिर छोटे मोटे जो कारीगर थे उनके बीच में। नेक्स्ट कम टू द मिलिट्री कॉजेस। तो मिलिट्री कॉजेस में था कि जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उनका रैंक नीचे होता था, उनका पेमेंट भी कम होता था एज कम्पेयर टू द यूरोपियन फोर्सेस। बहुत बड़ा फैक्टर था। एंड फिर आप देखेंगे क्या कि जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट 1856 की बात है। दिस रिक्वायर्ड स्पाइस टू सर्व ओवरसीज, मतलब जो हमारा ये याद कर लीजिएगा, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट 1856। तो ओवरसीज इनको जाना पड़ता था। तो ऐसा लोग सोचते थे क्या कि वो नदी को पार करना धर्म में या फिर समुद्र को पार करना जो है वो मतलब धर्म के खिलाफ है, तो उससे भी लोगों में असंतोष था। तो यहाँ देखिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी आप देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में जो हमारा करप्शन था, करप्शन वाज rampant in the company's administration, especially in police administration, judiciary, and lower administrative levels.
undermining the faith of Indians in the governance system. British administrative reforms replaced traditional systems, so the सुधार किए वो जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में था उसको रिप्लेस कर दिया. Alienating the masses and creating a perception of foreign domination. Next आइए, influence of external events, जैसे international events such as the British defeats याद रखिएगा in the first Afghan war. यहाँ है देखिए, फर्स्ट अफगान वॉर में जो कि हमारा 1838 से 42 के बीच में है, या फिर पंजाब वॉर से ड्यूरिंग 1845 to 49 एंड क्रीमियन वॉर ड्यूरिंग 1854 to 56. इसमें क्या था कि जब हमारा ब्रिटिश की हार हो गई थी, ऐसे स्थिति में भी क्या था कि जो भी माना जाता था इंडियन सोल्जर्स ने कॉपरेट नहीं किया, वो भी एक फैक्टर था, जबकि ऐसी बात नहीं थी. नेक्स्ट हम आते हैं इमीडिएट कॉजेज. और इमीडिएट कॉजेज में क्या था कि जो भी इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे उसमें इनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था पुराने को हटा करके. उसमें क्या था कि जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थे, तो ग्रीस जो कार्ट्रिजेस थे उनको दांत से खींच करके यूज किया जाता था. और ऐसा माना जाता था कि जो भी ग्रीस कार्ट्रिजेस थे उससे काऊ और बीफ का फैट था. तो दिस ऑल्सो रिवॉक्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन फोर्सेस इन ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिमेंट सिस्टम. ये फैक्टर्स थे, इस तरीके से हमने देख सके. There were many factors for the 1857 revolt. Some historians call it as the first war of independence. Always were the political, socio-economic, socio-religious, economic, and the immediate causes. Now come to the beginning. Beginning of 1857 revolt. इसके शुरुआत देखिए, revolt of 1857. I called you that it is also known as the first war of Indian independence. It began in Meerut. याद रखिएगा डेट, ये कब शुरू हुआ? Began in Meerut. कब? May 8, 1857. डेट याद रख लीजिएगा. और ये जो मेरठ था, ये 58 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, यूपी में. The uprising quickly gathered momentum and spread across the vast region, encompassing areas from Punjab in the northeast to Narmada in the south. इसको ये कर लीजिएगा. From Punjab in the north to Narmada in the south, and from Bihar in the east to Rajputana in the west. Okay. Prior to the Meerut uprising के पहले भी isolated acts of rebellion had already occurred. मंगल पांडे याद रखिएगा, in the
34th Native Regiment had fired upon the sergeant major of his unit in Barakpur, shining an early sparks of dissatisfaction. The same day, the 7th Awadh Regiment defied British authority on May 3rd, facing punishment for their actions. यहाँ पे लिख लीजिए फैक्ट चाहिए हमारा 7th Awadh Regiment defied British authority और यहाँ पे मंगल पांडे ये 34th Native Infantry ये स्पार्ट है ये The immediate cause हुआ कि the immediate trigger जो है क्या कारण था अचानक immediate trigger came at Meerut on Meerut में आया थी देखिए यहाँ पे Meerut में on April 24 90 soldiers of the 3rd Native Cavalry याद रखिएगा 92 soldiers of the 3rd Native Cavalry refused to accept the infamous British practices and these were believed to be coated with cow and the pig fat जो मैंने आपको पहले ही बताया और ऐसा लगा कि it offended both Hindu and Muslim. As usual what happens 85 soldiers were dismissed 85 soldiers were dismissed कर दिया सर्विस से sentenced to 10 years of imprisonment and shackled. The punishment ignited widespread resentment among the Indian troops. On May 10, the soldiers revolted, freed their imprisoned comrades, killed their British officers, and raised the banner of rebellion. They then marched towards Delhi, marking the revolt's next major stage. Delhi became the epicenter of the uprising, with Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, this is a fact here, emerging as a symbolic leader. His elevation highlighted the Mughal dynasty's traditional association with India's political unity. The revolt spread like wildfire, the जंगल में आग लगी हो. In curfew regions such as अवध तक भी फैला ये देख रही है जगह का. अवध रोहिलखंड देश याद रखिएगा तो दोआब बुंदेलखंड Central India, Bihar, and parts of Punjab. The revolt was notable for its widespread participation from diverse social groups, peasants, artisans, shopkeepers, laborers, zamindars, religious personalities, and even civil servants joined the uprising. It gave the character of a popular revolt. The peasants and the small landlords seized the opportunity to air their grievances
targeting money lenders and destroying debt records to eliminate their financial burdens. This initiative structures including law, court, revenue officers, and the police stations became targets of attack. In our, for instance, out of the estimated 1,50,000 casualties, over 1 lakh were civilians. Within a month, the revolt had spread to various parts of the country. अब आप देख रहे कि दिल्ली में, कानपुर में या अदर रीजन्स में जहां जहां रिवॉल्ट किया वहां पे लीडरशिप किन्होंने दिया, तो देख लीजिए. कम टू द रैली लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट. दिल्ली में नॉमिनली लेड बाय बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्पायर, जो पहले ही मैंने बताया. Real military command was in the hands of General Waqt Khan, who brought troops from Bareilly to Delhi. Then come to the Kanpur. Kanpur में led by Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa Bajirao II. Remember, Nana Sahib expelled the British from Kanpur, declaring himself the Peshwa and acknowledged Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India. The British commander Sir Hugh surrendered on June 27, 1857. क्या रखिएगा डेट को. Now come to the लखनऊ. लखनऊ में ये किनके हाथ में था? The Begum Hazrat Mahal was the leader of the revolt in Lucknow, right? With a strong support for the post Nawab. Her son Gilgis Qadir was, नाम याद रखिएगा, declared Nawab, and an inclusive administration was set up. The British resistance led by, याद रखिएगा, Henry Lawrence. हेनरी लॉरेंस ने ब्रिटिश का रेसिस्टेंस जो था वो उसके लीडर जो थे वो हेनरी लॉरेंस थे. एंड एन इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन वाज लॉरेंस, इन्होंने विरोध किया था. एंड द सिटी वाज रीटेकन इन मार्च 1858 दो guerrilla resistance persisted. Then come to the Bareilly. बरेली में किनके हाथ लीडरशिप था? ये बरेली में खान बहादुर, a descendant of Rohilkund's former ruler. He organized a force of 40,000 soldiers and resisted the British with determination. Now come to the Bihar. Now, of course, it was led by Veer Kumar Singh, Zamindar of Jagdishpur. Despite he was in his 70s, he joined the spoils in
their struggle after suffering personal losses in British policies. Then come to the Faizabad leadership. Maulvi Ahmadullah, a charismatic figure who fiercely opposed the British and gained recognition as a key leader. Then come to Jhansi, Rani Lakshmi Bai, one of the most iconic figures of the revolt. After her husband's death, her kingdom was annexed under the doctrine of lapse by Lord Dalhousie, काफी important factor. Rani Lakshmi Bai refused to surrender her state. She was declaring, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. I shall not give my झांसी. She allied with Tatya Tope, remember, Nana Sahib's close associate, and continued resistance even after being driven out of Jhansi. So this way, leaders of different parts of the country, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इस सारी जगहों में अलग अलग थे और अपनी क्षमता का उपयोग किया जस्ट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी. अब फेल क्यों हुआ? वाई 1857 रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? पहला क्या है हमारा? लैक ऑफ यूनिटी अमाउंग रिवल्स. जो भी रिवर्स थे उनके बीच में एकता का अभाव था. सभी अलग अलग लड़ रहे थे, चाहे झांसी की रानी की बात हो, तात्या टोपे की बात हो, बेगम हजरत की बात हो. सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग लड़ रहे थे. There was no unity among the various rivals in the country. Next, limited resource, जो भी हमारे इंडियंस थे जो प्रतिकार कर रहे थे ब्रिटिश के पॉलिसीज को, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस था, जबकि ब्रिटिश के पास में हाई सिस्टम ऑफ फाइटिंग था, डिफेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि नो क्लियर प्लान ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पष्ट नहीं था. जैसे से बाधाएं आती गई, राइजिंग आउट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडी लैंड से जैसे से बात आई वैसे से लोग विरोध किए, तो स्पष्ट पिक्चर नहीं था. सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, बहुत सारे हमारे ऐसे थे जिन लोगों ने ब्रिटिश को समर्थन दिया था. जिसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा जो रूरल ऑफ हैदराबाद, पंजाब एंड ग्वालियर, इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. याद रखिएगा यहाँ पे हैदराबाद, पंजाब एंड ग्वालियर, लीडर्स ऑफ दीज provinces supported external support to the British. With limited speed, इसका जो प्रसार भी था रिवॉल्ट का लिमिटेड था. The revolt was mainly confined to north and central India. Many regions like the south and the east did not participate significantly, making it easier for the British to concentrate their forces. और बेटर ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन स्वाभाविक है. इन ब्रिटिश की जो सेना थे उसमें मॉडर्नाइजेशन था
और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज था ये। सेवन पॉइंट टू भी आप देखिए, रीडर्स लैक और द मॉडर्न वॉरफेयर स्किल्स, जो मैंने बताया ही है कि हमारे इंडियन के पास जो फाइटिंग के जो स्किल्स थे या साधन थे वो मॉडर्नाइज नहीं थे। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्स्टेंट्स, जो आर्थिक और सामाजिक सीमाएं भी थे। The rebels often struggle to maintain support from the masses. Economic hardships and fear of retaliation discouraged many civilians from fully committing to the cause. Next, come to the failure to attract all communities. इसमें सभी कम्युनिटीज के लोग नहीं आए थे, एजुकेटेड लोग नहीं आए थे इसमें। So while the revolt witnessed participation from some groups, it failed to unite all communities. For instance, many elite classes, merchants, and intellectuals stayed away, seeing the revolt as chaotic and disorganized. याद रखिएगा इसको, ये हमारे जो इलाइट क्लासेस हैं, मर्चेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका सपोर्ट नहीं मिला था। और एक और पॉइंट से देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रिटेलिएशन, ब्रिटिश जो इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को काफी फोर्स से, एक्सट्रीम फोर्स से और ब्रूटल तरीके से इसको दबाया था। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट फेल्ड हुआ, उसके पीछे क्या कारण ये था कि पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ प्लानिंग, लिमिटेड रिसोर्सेस और ब्रिटिश superior organization, warfare skill, and determination. Now then, come to the suppression of the revolt. Revolt suppression में क्या क्या हुआ? पहली बात ये हो गई हमारी the fall of Delhi. British regained control of Delhi on September 20, 1857 after intense fighting. Then Kanpur and Lucknow. Kanpur was recaptured by Sir Colin Campbell on December 6, 1857. Nana Sahib fled to Nepal, never to resurface. Tatya Tope escaped but was captured in April 1859 and executed. In Lucknow, Begum Hazrat Mahal organized resistance, but the city was retaken by the British. In March 1858, guerrilla warfare persisted for some months, but the rebellion eventually subsided. Then move on to the Jhansi and Central India. Rani Lakshmi Bai of Jhansi died on the battlefield in June 1858. Jhansi fell to Sir Hagroj Yadav. Sir Hagroj, after a fierce shot, Tatya Tope joined forces with the Rani but was eventually captured
and killed. Now Bihar and other regions, Kumarsi of Bihar fought against the British with bravery, leading a widespread revolt in Shahabad and surrounding areas. Despite his advanced siege and injuries, he continued to fight until his death. Rebellion in other regions such as Bareilly under Khan, Bahadur Khan, and a smaller uprising in Gaya, Patna and Nagpur were also crushed. ये फैक्ट यहाँ है. And then come to the end of the revolt. By the end of 1859, British authority was fully restored. The British poured enormous resources into suppressing the revolt, which were later extracted from Indians through heavy taxation and economic exploitation. Now come to the outcome. Outcome of the revolt. Here is the outcome. End of the company rule. 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी रूल को समाप्त कर दिया गया और सीधे क्वीन विक्टोरिया के अंदर यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर शासन चला गया. The British Crown took direct control of India. Remember, East India Company's rule ended, and the proclamation of Queen Victoria on November 1, 1858 promised reforms and respect for Indian traditions. Second point, changes in administration. Indian princely states were assured that their sovereignty would be respected, provided they acknowledge the British Crown's supremacy. Then come to the military reorganization and the outcome की हम चर्चा कर रहे हैं. Outcome of 1857 revolt. The British Army in India was reorganized to prevent future uprising. A policy of divide and rule. Remember, divide and rule. Divide and rule policy was implemented, ensuring divisions between different Indian communities and groups. Then we come to the racial divide. ये आउटकम है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस है कि आफ्टर द वॉर टैक्सेस को बढ़ा दिए गए. नाउ कम टू द रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह. कहने का अर्थ हुआ कि 1857 रिवॉल्ट एंड वीर कुंवर सिंह. ठीक है. अब ये क्या है कि preparation before revolt. Anticipating the uprising, Kunwar Singh prepared his fort, established an armed factory, and organized an army of 10,000 soldiers. His grievances against the British
stemmed from within his estates. Next point, leadership in the revolt. When Danapur esquires revolted on July 25, 1857, they joined Kuwasi in Shahabad Yadavchega. He captured Ala and declared himself ruler. He adopted guerrilla warfare tactics, evading British forces and controlling the struggle across regions like Mirzapur, Riva, and Kanpur. Then come to strategic alliances, then unyielding bravery and legacy. Yeah. Veer Kumar Singh's leadership, bravery, commitment, and the strategic skills laid an important mark on India's history. The British historians remarked, if Kumasi had been younger, the British might have had to leave India. ये देखिए very important है. If Kumasi had been younger, the British might have had to leave India. This is a legacy left by Veer Kumasi. Even in his old age, he provided the leadership to 1857 revolt, particularly Hara Danapur and the adjoining areas. That's all for the day. Thank you.